हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के 12 जून के इस एडिटोरियल के साथ। अब ये 12 जून वाला आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत काम का था और 12 जून को हमने रखी थी छुट्टी, तो इस आर्टिकल को आज कवर करेंगे। एडिटोरियल लिखा गया है ये हमारे 12 नाम की मूवी पे। इस मूवी पे लग चुके हैं बैन, है ना, इंडिया भर में। और इस मूवी का जो थीम है वो ये है कि मुस्लिम्स में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इस आबादी के अंदर। तो इस आर्टिकल में देखेंगे कि इस मूवी पे क्यों बैन लगना चाहिए और क्यों नहीं लगना चाहिए, दोनों ही पक्षों को आप समझेंगे। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। क्लास में जो भी आप सीखें, जो भी पढ़ें, क्लास के अंत में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। 10 क्वेश्चंस हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। मन लगा के सीखो, जो आपको बताया जाए, जो आपसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएँ, और लास्ट में 10 में से 10 नंबर लाओ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी फैक्ट्स इन फिक्शन। देखिए, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, सच्चाई जो बिल्कुल सही हो, और फिक्शन का मतलब होता है मन गढ़ंत कोई कहानी, कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री। अगर कोई कहानी पढ़ रहे हो ना आप, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, तो वो हो जाएगी फिक्शन। और फैक्ट्स आप समझते हैं सही बात। कह रहा है जी फिक्शन में भी कभी कभी चेक करना पड़ता है कि फैक्ट्स कितने हैं। फिक्शन होना चाहिए, मन गढ़ंत कहानियाँ ज़रूरी हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उनमें फैक्ट चेक भी होना कभी कभी ज़रूरी फील होता है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी नो बैन ऑन बुक्स और फिल्म्स कैन बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ अपहोल्डिंग ऑर्डर। कह रहा है कोई भी जो बैन है किसी भी किताब या फिल्म पे, वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। पैसिव वॉइस में जस्टिफाई करना, किसी चीज़ को सही ठहराना। और किस नाम पे? कह रहा है जी इस नाम पे, इस चीज़ पे, इन द नेम ऑफ, और वो है अपहोल्डिंग ऑर्डर। अपहोल्ड करना, मेंटेन करना, बनाए रखना ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को। लॉ एंड ऑर्डर आपने सुना होगा, कानून व्यवस्था, उसी को इसने ऑर्डर लिख दिया। कह रहा है जी कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जो बहाना है वो किसी भी किताब या फिल्म को बैन करने के लिए जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई फिल्म बनी है, कोई किताब लिखी गई है, चाहे वो किसी रिलीजन, चाहे वो किसी कम्युनिटी को गलत नज़र से भी दिखाती हो, आपको उसको बैन नहीं करना है। उसके अंदर आपको उस फिल्म को, मूवी को आप रिलीज होने दो, समाज अपने आप खुद डिसाइड करेगा वो फिल्म सही है गलत है। समझ गए? लिबरल थॉट्स लगा रहा है अपनी। आपका अभिव्यक्ति का अधिकार हमेशा सुरक्षित होना चाहिए। आप जो बताना चाहें, लिखना चाहें, आप लिखें। बैन सब्जेक्ट है, कैन बी जस्टिफाइड इसकी वर्ब है, जस्टिफाई करना, किसी चीज़ को सही ठहराना। पैसिव वॉइस लगा हुआ है यहाँ पे, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के नाम पर। हिंदी में बोल सकते हैं के नाम पर। यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। ये फ्रेज आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो। समीर डिड एवरीथिंग ही कुड फॉर मनोज इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। समीर ने हर वो काम किया मनोज के लिए जो वो कर सकता था दोस्ती के नाम पर, दोस्ती के, समझ गए ना, बहाने से। तो इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के नाम पर, इन द नेम ऑफ समथिंग, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये फ्रेज है ना, इसको यूज़ करने की कोशिश करो बोलचाल में और अपनी राइटिंग में। बड़ा आसान सा फ्रेज है, ठीक है। अपहोल्ड करना, बनाए रखना, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको मैं सिखा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, बहुत बार इंग्लिश में आपको मिलेंगे डबल नेगेटिव्स, जिनसे आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। जहाँ ये मिल जाएं, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, ठीक है। कभी कभी ये सही होते हैं, वो मैं केस बता दूंगा आपको। मोस्टली आप ऐसा ही समझो, ये सही नहीं होते हैं। अब ये डबल डबल नेगेटिव्स होते क्या हैं? देखो, सेंटेंस में नॉट भी आ जाए, नेवर भी आ जाए, नॉट भी आ जाए, नोवेयर भी आ जाए। नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, तो नहीं तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, एक नोट आपने और लगा दिया, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। और डबल नेगेटिव आप समझते हैं क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है ना। फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, बेसिक फिजिक्स। नेगेटिव चार्ज जब दो बार मिलेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो नहीं ऑलरेडी लग गया, फिर नॉट क्यों लगा रहे हो उसके साथ? नॉट के साथ में नथिंग भी नहीं आएगा एक ही सेंटेंस में। हो सकता है नॉट पहले आ रहा हो, नथिंग बाद में आ रहा हो, लेकिन एक सेंटेंस में, एक क्लोज में नॉट और नथिंग का काम नहीं है। नॉट और नोबडी का काम भी नहीं है, नो वन का काम भी नहीं है। नॉट के साथ में नो भी ना लगे, नॉट के साथ में नन भी ना लगे। और हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली और सेल्डम, ये 5 एडवर्ब्स हैं
और इनका मतलब होता है ना के बराबर, क्लोज टू नथिंग। तो ये पांचों एडवर्ब्स भी हम नॉट के साथ में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ना के बराबर है तो ना ऑलरेडी इनमें आ चुका है। अब आपने इसको कंसेप्चुअल लेवल पे समझा। अब क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो एग्जामिनर्स आपको पुट करता है। ही हैज़न्ट डन नथिंग, उसने नहीं किया है, हैज़न्ट डन कुछ भी नहीं। अरे अपने हिंदी में बोल रहे हैं, इसको सही लग रहा होगा आपको, उसने कुछ भी नहीं किया है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसने हैज़न्ट डन नहीं किया है नथिंग। अरे भाई नथिंग को भी नहीं किया तो मतलब फिर कुछ किया होगा। नथिंग का तो मतलब ही होता है कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं को उसने नहीं किया तो फिर तो कुछ किया होगा, डबल नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गया। तो चाहे तो हिंदी से समझ लो मीनिंग निकाल के, चाहे ये फॉर्मूला देख लो। हैज़न्ट में हैज़ नॉट आ चुका है, नॉट लग चुका है, और नथिंग भी साथ में आपने नथिंग भी साथ में लगा दिया, जो गलत है। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है? देखो जी, दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको बताता हूँ जो आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है। वो ये चाहता है कि आप जो है ना, शी हैज़ नॉट, इसको पंगे मत लो, ये सही पढ़ा रहने दो। हैज़न्ट मतलब हैज़ नॉट, ठीक है, फुल फॉर्म इसको लिख सकते हैं। और जो नथिंग है इसको आप चेंज करें पॉजिटिव क्वांटिटी में जो इसके बराबर हो। नथिंग का जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनीथिंग। याद रखना पड़ेगा आपको। एनीथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो अगर जैसे ही आप एनीथिंग लगाएंगे तो डबल नेगेटिव हट जाएगा और मीनिंग जो निकलना चाहिए वो निकल जाएगा। शी हैज़ नॉट डन एनीथिंग। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हो, हालांकि एग्जाम्स में आपकी यही जो है ना नॉलेज परखी जाती है कि नथिंग का एनीथिंग आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। दूसरा तरीका भी है जो आपको आना चाहिए। आप चुपचाप यहाँ से नॉट को निकाल दें, शी हैज़ डन नथिंग। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। या तो नॉट को निकाल दो और इसको समझ गए ना, नथिंग पड़ा रहने दो, डबल नेगेटिव हट गया। या फिर नॉट को पड़ा रहने दो, नथिंग को एनीथिंग में चेंज कर दो, फिर भी डबल नेगेटिव हट जाएगा। चलिए, द पुलिस डिडंट सी नो वन व्हेन दे रीच्ड द क्राइम सीन। पुलिस ने नहीं देखा किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, नो वन को नहीं देखा, मतलब किसी को देखा, उल्टा हो गया ना ये तो क्या करूं, दोनों तरीके हैं। पहला तरीका ये है जी, मैं नॉट को निकाल देता हूं। तो डिड नॉट की जगह मैं नॉट निकाला तो डिड भी निकल जाएगा, यहाँ लिख दूंगा सॉ। द पुलिस सॉ नो वन। और दूसरा तरीका ये है जी, नो वन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एनी वन। ठीक है ना, द पुलिस डिडंट सी एनी वन। दिस एटीट्यूड विल नॉट गेट यू नोवेयर। ये एटीट्यूड आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा, इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। नॉट आ गया और नोवेयर भी आ गया, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। तो क्या करना है, डबल नेगेटिव को हटाना है। कैसे हटेगा सर? पहला तरीका जो है उसमें आप नॉट को निकाल दो, दिस एल्टीट्यूड विल गेट यू नोवेयर। और दूसरा तरीका जो एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसमें आप नो वेयर को क्या बना दोगे, एनीवेयर। ठीक है, तो नो को एनी बना दो, नो वेयर को एनी वन, नो वेयर, नो वन को एनी वन, जो एनी वन, नो बडी को एनी बडी, नथिंग को एनीथिंग, नेवर को एवर, नन को एनी वन, है ना, नन, नो वन और नन एक ही बात है, नन को एनी वन आप बना सकते हैं। चलिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपने समझा। एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, द पुअर मैन हार्डली हैड नो मनी। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, एक ही तरीका है बनाने का, हार्डली को चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ध्यान रखना। हार्डली, बेरली, स्केर्सली, सेल्डम जो है, इनको एनी वाला कोई आप जो है फॉर्म नहीं दे सकते हैं। तो एक ही तरीका इसमें चलेगा। कमेंट्स में डालो क्या करना चाहिए इसमें। आंसर आपका कमेंट्स में चेक करके बताएंगे, ठीक है, सही होगा गलत होगा वहीं आपको रिप्लाई करेंगे। सब लोग ट्राई देना इसको। चलिए अब जल्दी आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, सारे एस्पेक्ट्स यूपीएससी के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें सी साइड, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट अपनी जूम इन कर देता हूँ थोड़ी सी। पहला वर्ड जो है वो है पैराडाइम, बहुत दिनों बाद है। 2 मीनिंग से वर्ड रखता है। पहला मीनिंग है जी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का, और दूसरा मीनिंग है
एक सिस्टम या अरेंजमेंट। दोनों मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी कभी भी आ सकता है। इंडिया इज़ अ पैराडाइम। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक मिसाल है स्टेबल डेमोक्रेसी का, स्थिर जो है लोकशाही का, लोकतंत्र का। दूसरा वाला मीनिंग देखो, एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम। शिक्षा बदल सकती है सामाजिक सिस्टम को, ढांचे को, अरेंजमेंट को ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के। तो पहला वाला जो मीनिंग है, परफेक्ट एग्जाम्पल वाला जो मीनिंग है, जिसको आप मिसाल भी बोल सकते हैं, इस मीनिंग को आप आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन इसका सिनोनिम देखेंगे आप प्रेसिडेंट। किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल या मिसाल, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। एपिटमी, पैरागोन, प्रोटोटाइप, एग्जाम्पलर, सभी के सभी मिसाल के सिनोनिम्स हैं, याद होने चाहिए। एपिटमी तो बड़ा समझ गए ना, एग्जाम वाला वर्ड है एपिटमी। तो प्रेसिडेंट नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे, मीनिंग होगा उसका मिसाल। चलिए अगला वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस होता है चिढ़ाऊ और खिजाऊ। ऐसी चीज़ जिसको सुन के गुस्सा आए, चिढ़ आए, जलन आए, जलन तो नहीं, गुस्सा और चिढ़ आए, है ना, ऑब्जेक्शनेबल या ऑफेंसिव आपको लगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्नॉक्शियस। शी हैज़ एन ऑब्नॉक्शियस हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग अदर्स। उसकी एक चिढ़ाऊ खिजाऊ हैबिट है, आदत है दूसरों को बीच में इंटरप्ट करने की, ठीक है ना, दूसरों की बात को काटने की। इंटरप्ट करना, किसी की बात को काटना। चिढ़ाऊ खिजाऊ को रिपल्सिव, एबोरेंट और एनोइंग भी बोलते हैं। आज ये चिढ़ाऊ खिजाऊ वाला वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, ऑब्नॉक्शियस। अब आप इसको रूटीन लाइफ में यूज़ कर लो, कोई चिढ़ा रहा हो, खिजा रहा हो, तो बोल दो भाई बड़ा ऑब्नॉक्शियस आदमी है तू, है बड़ा चिढ़ाता है मुझे। चलिए अगला वर्ड अपने पास अंडरटोन। एक अंडरटोन है और एक ओवरटोन है। देखने में लग रहा है एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अंडर नीचे, ओवर ऊपर, लेकिन ठीक है वो अंग्रेजों की लैंग्वेज है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अंडरटोन और ओवरटोन का मतलब होता है छुपा हुआ मैसेज। आपको कोई बात बताई जाए और उस बात के पीछे कोई और बात हो जो साफ साफ ना बताई जाए, वो होती है अंडरटोन या ओवरटोन। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आज ओवरटोन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द अरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स बिफोर द इलेक्शंस हैव पॉलिटिकल अंडरटोन्स। जो गिरफ्तारी है विपक्ष के नेताओं की इलेक्शन से पहले, इस बात में पॉलिटिकल अंडरटोन्स हैं, राजनीतिक इनडायरेक्ट मैसेजिंग है ना, इनडायरेक्ट छुपी हुई कोई बात हो, इनडायरेक्ट मैसेज हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। अगला है जी अपने पास पेंडर। देखिए पेंडर वर्ड का मतलब होता है किसी की इच्छाओं को शांत करना, है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, एक चॉकलेट की जगह उसको आप 4 ला करके देते हो, तो आप उसको पेंडर करते हो, इंडल्ज करते हो, केटर टू करते हो, किसी को लाडला बनाना, है ना, वहाँ पे इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक एक्सप्लिसिट मीनिंग भी है सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में, किसी इंसान को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, ये भी पेंडर करना कहलाता है। दूसरा मीनिंग कम यूज़ होता है, लेकिन अगर फिक्शन पढ़ोगे, नॉवल वोवल पढ़ोगे, तो वहाँ वर्ड जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा। न्यूज़ चैनल्स पैंडर टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजॉरिटी। न्यूज़ चैनल्स पेंडर करते हैं, केटर करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, लाडला बना करके पूरा करते हैं सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को मेजॉरिटी की। और क्यों? टू अटेन हायर व्यूअरशिप, ताकि उनको मिले और ज़्यादा व्यूअरशिप एंड एडवर्टीजमेंट्स, और ज़्यादा, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट समझते हैं ना, विज्ञापन। तो वो हमेशा ऐसी बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका न्यूज़ चैनल देखें और चिपके रहें उससे, जिससे उनको खूब एडवर्टीजमेंट्स मिले। पेंडर करना, ग्रेटिफाई करना, प्लीज़ करना, सेटिस्फाई करना और प्ले अप टू करना, सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये फ्रेजल वर्ब याद रखना, किसी को तुष्ट करने के लिए, रिझाने के लिए, है ना, प्ले अप टू नाम की फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। चलिए लास्ट वर्ड, इसको ब्रेक करके समझोगे तो याद आएगा, समझ आएगा। वेयर विदल। इस वर्ड का मतलब होता है कहाँ से और कैसे। देखो याद करने कैसे करना। वेयर मतलब कहाँ से, विद अल मतलब कैसे, किस चीज़ से, विद मतलब से, और समझ गए ना, विदल। तो वेयर विदल का मतलब होता है किसी काम को करने का जरिया, नेसेसरी मीन्स, संसाधन, स्पेशली धन यानी मनी। समझ पा रहे हो आप? किसी भी चीज़ को अगर आपको लाना हो, खरीदना हो, तो जो पैसा आपको चाहिए या कोई भी और चीज़ चाहिए, वो संसाधन कहलाते हैं वेयर विदल। तो कहाँ से और कैसे वो चीज़ आएगी, संसाधनों से ही आएगी ना, तो ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, वेयर विदल। द बैंक्स रिफ्यूज टू गिव लोन्स टू द पीपल हु लैक वेयर विदल टू रिपे देम बैक। बैंक्स मना कर देते हैं लोन्स देने को, कर्जा देने को, ऐसे लोगों को जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, मीन्स नहीं होते हैं इस पैसे को रिपे बैक करने के, वापस चुकाने के। तो रिसोर्सेज आप इसको बोल सकते हैं। नया वर्ड आपके लिए, वेयर और विद से कनेक्ट रखना, आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए वो कैब होगी डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। देखिए एक मूवी है हमारे 12, और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये बनी है मुस्लिम्स के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आबादी में
बच्चे पैदा करने का एक ट्रेंड है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने का। हिंदूज़ में 1-2 हो जाएंगे, 3 भी हो जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन मुस्लिम्स में 4 बच्चे होना आम बात है, 6 भी हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और इस मूवी में इसी प्लॉट को थोड़ा सा फिक्शन का तड़का लगा करके बताया गया। अब इस मूवी पे लग गया बैन। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ज़रूर इस मूवी में थोड़ा बहुत स्टीरियोटाइपिंग है। मुस्लिम्स में 10-12 बच्चे होना सभी के लिए आम बात नहीं है, होते होंगे, लेकिन ऐसा पूरी आबादी को आप एक ही पेंट ब्रश से नहीं बता सकते हो। लेकिन किसी भी किताब और किसी भी फिल्म को आप रोक नहीं सकते हो अगर सेंसर बोर्ड उस किताब फिल्म को पास कर रहा है। ये हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर किसी फिल्म में किताब में कोई गलत बात बताई गई है ना, तो पब्लिक को उसका जज बनना है, हमें खुद से उसके सामने काउंटर नैरेटिव लाना है। किसी को रोको मत, जितना रोकोगे वो चीज़ उतनी ही फैलेगी। रोकने की बजाय उसको आने दो और फिर उसके सामने अपना जवाब रखो। ठीक है, बहस से इस जंग को जीता जा सकता है, बैन लगा करके आप मिस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, हरा नहीं सकते हैं। तो ये अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है इस आर्टिकल में। आप क्रिटिकल टोन में इस आर्टिकल में इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, द लाइवलीहुड ऑफ प्रोटेस्ट, कम्युनल टेंशन और प्रेजुडिस टू लॉ एंड ऑर्डर ought not to be cited as a reason to suspend the screening of a film। कह रहा है जो संभावना है, लाइवलीहुड है, और किस किस चीज़ की भाई, इन 2-3 चीज़ों की, प्रोटेस्ट की यानी प्रदर्शनों की, कम्युनल टेंशन की यानी सांप्रदायिक तनाव की, और प्रेजुडिस की यानी भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की। कह रहा है ये जो संभावना है ना इन तीनों चीज़ों के होने की, और किसके लिए ये होगी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। कह रहा है ये संभावना नहीं की जानी चाहिए साइट। इस संभावना को आपको साइट नहीं करना है। साइट करना यानी किसी चीज़ को हवाला देना, किसी चीज़ को मेंशन करना। इस संभावना का नाम आपको नहीं लेना है। और कैसे नहीं लेना है, एक रीज़न के तौर पे, एक कारण के तौर पे जो है सस्पेंड करने का स्क्रीनिंग को या रिलीज़ को एक मूवी का, है ना। तो कोई भी मूवी इस नाम पे ना रोकी जाए कि इस मूवी से दंगा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा दंगा, पुलिस बैठी है, आर्मी बैठी है, मूवी को आप आने दो। अगर सेंसर बोर्ड ने पास किया है तो मूवी को हमें दिखाना चाहिए। लाइक्लीहुड यानी संभावना, वर्ब है इसकी ऑट नॉट टू। ये जो आप नोट देख रहे हैं ना, देखो ऑट टू एक मॉडल वर्ब है। ऑट टू का मतलब होता है हमें ये काम करना चाहिए। यू ऑट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए। तो जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं आपकी, ट्रैफिक रूल्स को देखना, अपने माँ बाप की सेवा करना, ये सभी आप ऑट टू नाम की मॉडल वर्ब से बताते हैं। लेकिन जब इसमें नॉट लगता है ना, तो ध्यान रखें, नॉट जो है टू से पहले लगेगा, टू के बाद नहीं लगेगा। तो यहाँ ऑट टू नॉट टू बी साइटेड ऐसा लिखता तो गलत हो जाता। तो याद रखें, नॉट जो है हमेशा ऑट टू में, ऑट और टू के बीच में आएगा। ठीक है ना, इन्फिनेटिव के बीच में कभी भी नॉट को नहीं डालते हैं, टू बी के बीच में नॉट नहीं आ सकता। प्रेजुडिस होती है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, साइड करना, किसी चीज़ का हवाला देना, किसी चीज़ को मेंशन करना। कह रहा जी हुआ क्या, हुआ ये, द कर्नाटका गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द हिंदी फिल्म हमारे 12 फॉर 2 वीक्स वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कह रहा जी कर्नाटका सरकार का जो फैसला है रोक देने का स्क्रीनिंग को, रिलीज़ को एक हिंदी फिल्म की जिसका नाम है हमारे 12, और कब तक रोका गया, 2 हफ्तों तक रोका गया। कह रहा है जी ये जो फैसला है वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति के अधिकार का। और कैसे करता है उल्लंघन भाई, ये उल्लंघन करता है इन द नेम ऑफ, के नाम पर, और किस नाम पर, अपहोल्डिंग ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग कम्युनल टेंशन। अपहोल्ड करना, बनाए रखना ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को, और प्रिवेंट करना, रोकना सांप्रदायिक तनाव को। तो इस बहाने, इन दोनों बहानों के नाम पे जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते तक इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया, ये डिसीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉयलेट करता है, वॉलेशन करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, इन द नेम ऑफ, के नाम पर। सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई, एकदम पलोस पलोस के समझा रहा हूँ आपको। मैं तो यही सोच के पढ़ाता हूँ कि कोई 8वीं क्लास का बच्चा है और उसको अंग्रेजी सीखनी है, बिल्कुल हिंदी लेवल से, हिंदी मीडियम से। कह रहा है सच अ बैन ऑन पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मेरिट हैज़ नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कह रहा है ऐसा एक जो बैन है फिल्म्स की पब्लिक स्क्रीनिंग पे, उनकी रिलीज़ पे, और बिना उनकी मेरिट के, मेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ में कितना दम है। अगर कोई बहुत ख़राब मूवी है ना, उसमें इतना दम है कि वो बहुत ख़राब मूवी है, तो उसको आप जो है ज़रूर से रोको उस मूवी को। बहुत अच्छी मूवी है तो उसको आने दो, ये उसकी मेरिट होती है ना, उसके अंदर के गुण या बुराइयाँ होती हैं।
तो कह रहा है जी इस तरह का बैन पब्लिक स्क्रीनिंग पे बिना तवज्जो दिए फिल्म की मेरिट को, फिल्म की अंदर की जो अच्छाई और बुराई को, कह रहा है ऐसे बैन का कोई प्लेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, भारत जैसे एक लोकतंत्र में। बैन की वर्ब है हैज़ नो प्लेस। समझ पा रहे हो, नो ऑलरेडी आ गया, हैज़ के साथ में नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ऊपर आपने देखा नो ऑलरेडी लग गया था तो कैन के साथ में नोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डबल नेगेटिव आपको एक ही क्लोज में नहीं रखने हैं। चलिए, कह रहे जी द बॉम्बे हाई कोर्ट विच इनिशियली स्टेट द रिलीज ऑफ हमारे 12 हैज़ लिफ्टेड द बैन। कह रहे फिर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है जिसने शुरुआती दौर में स्टे कर दिया था, रोक लगा दी थी हमारे 12 नाम की फिल्म के रिलीज़ पे, अब उसने लिफ्ट कर दिया है, हटा दिया है इस बैन को। पहले बैन लगाया फिर हटाया। और कब हटाया भाई? फॉलोइंग द प्रोड्यूसर्स ऑफर टू रिमूव सम कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स। ये काम हुआ बाद में प्रोड्यूसर के ऑफ़र के, और जो ऑफ़र था रिमूव कर देने का, हटा देने का कुछ कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को, कुछ विवादास्पद जो है डायलॉग्स को। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी बोला कि हटा दो ऐसे डायलॉग्स, हम इसको रिलीज़ होने देते हैं। हाई कोर्ट की वर्ब है हैज़ लिफ्टेड, विच आया हाई कोर्ट के लिए, विच की वर्ब है स्टेज। कह रहे जी इट्स ऑब्जर्वेशन दैट अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू स्टॉल द रिलीज ऑफ अ सर्टिफाइड फिल्म वुड एनकरेज फिल्म प्रोड्यूसर्स बीइंग हेल्ड टू रैंसम इज कंसिस्टेंट विद जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। कह रहे जी इसका जो ऑब्जर्वेशन है, अब इसका किसका ऑब्जर्वेशन है? प्रोड्यूसर का ऑब्जर्वेशन है? नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात हो रही है। कह रहे बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो रिमार्क है इस पूरे मामले पे, और रिमार्क ये है कि अलाउ करने का जो काम है, इजाज़त देने का जो काम है किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को, कि वो स्टॉल कर दे, रुकवा दे रिलीज़ को, किसी भी सर्टिफाइड फिल्म को, ऐसी फिल्म जिसको सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे रखी है। कह रहा है ये जो काम है ना अलाउ कर देने का, कि कोई भी आदमी अपना मुंह उठा के आए और बोल दे इस फिल्म को मैं बैन करवाऊंगा, सर्टिफाइड फिल्म है, आराम से जो है रिलीज़ होने वाली थी। कह रहा है ये काम जो है ना ये अलाउ करेगा फिल्म प्रोड्यूसर्स को कि वो हेल्ड टू रैंसम हो जाए। देखिए रैंसम का मतलब होता है फिरौती, ब्लैकमेल, और हेल्ड टू रैंसम होना यानी आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आपको फिरौती आपसे मांगी जा रही है। तो इससे क्या होगा, ये एनकरेज करेगा कि फिल्म प्रोड्यूसर जो हैं उनसे फिरौतियाँ मांगी जाएं, उनको ब्लैकमेल किया जाए। कह रहा है ये ऑब्जर्वेशन ही अपने आप में बड़ा कंसिस्टेंट है, बड़ा सही है, हिसाब से है इस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में जो भी मिसालें अभी तक इस मामले में आई हैं उनसे। तो पहले भी कोर्ट ने ऐसे मामले सुने हैं, उन पे अपने रिमार्क्स दिए हैं, और इस बार जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया है वो रिमार्क बिल्कुल सटीक जो है, ठीक बैठता है पुराने वाले रिमार्क्स जो मिसाल हमारे पास है। ऑब्जर्वेशन की वर्ब है इस, अलाउइंग का जो काम है इसकी वर्ब है वुड एनकरेज। अगर आप ऐसे अलाउ करोगे तो हर आदमी फिल्म को आकर के रुकवा देगा और प्रोड्यूसर को बोलेगा ला पैसे दे मुझे, फिर मैं तेरी फिल्म को रिलीज़ होने देता हूँ। तो ऐसा काम हमें नहीं होने देना है। स्टॉल करना, रुकवाना, प्रेसिडेंट यानी मिसाल, पास्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटमी, पैराडाइम, पैरागॉन, सभी मिसालों के सिनोनिम्स हैं। कह रहे जी वंस इट इज़ सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। कह रहे जी एक बार जब ये मूवी सर्टिफाई हो जाती है, किसके द्वारा? सेंसर बोर्ड के द्वारा, जिसको हम CBFC भी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और कैसे सर्टिफाई होती है, आगे कोमा लगा के बता रहे हैं, प्रिज्यूमेबली आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ इट्स सूटेबिलिटी। कह रहा है जी माने जाने वाले तौर पे ये होती है स्क्रूटनी के बाद में इस फिल्म की सूटेबिलिटी को लेकर के, और किस चीज़ के लिए? फॉर पब्लिक व्यूइंग, आम आदमी के देखने के लिए। कह रहा है जब एक बार कोई मूवी को इस तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कह रहा है फिर क्या होता है? कह रहा है जी देयर ऑट टू बी नो स्कोप फॉर ए सेकेंड ओपिनियन। तो वहाँ होना चाहिए कोई भी स्कोप नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं एक सेकेंड ओपिनियन की। और किसके द्वारा? बाय अ लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, एक लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी कानून को चलाने वाली या कानून को इन्फोर्स करने वाली सरकारी संस्था के द्वारा। सेंसर बोर्ड ही है सबसे ऊपर फिल्म को देखने वाला। सेंसर बोर्ड ने बोल दिया रिलीज होगी तो फिर कोई कोर्ट, कोई समझ गए ना, पुलिस, कोई CBI उस फिल्म को ना रोके। इट की वर्ब है इज सर्टिफाइड, प्रिज्यूमेबली मतलब प्रिज्यूम किए जाने वाले तौर पे, माने जाने वाले तौर पे। हम ऐसा मानते हैं कि सेंसर बोर्ड अगर दे रहा है तो वो ये देख भी रहा होगा कि ये फिल्म सूटेबल है, इसीलिए मैं इसको हरी झंडी दूँ, है ना, सूटेबिलिटी देखता होगा पब्लिक व्यूइंग के लिए। स्कोप यानी गुंजाइश, इसकी वर्ब है ऑट टू, साथ में नो लगा हुआ है तो यहाँ पे फिर से नोट लगाने की जरूरत नहीं है, डबल नेगेटिव्स आर नॉट अलाउड। कह रहा है द पोजीशन दैट अ वर्क बी इट अ बुक और प्ले और a film may be prescribed under threat of protest or likely violence
हैज़ बिन रिवर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सम लैंडमार्क वर्डिक्ट्स। कह रहा है ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है ये जो पोजीशन है इस पूरे मामले पे, और पोजीशन ये कि कोई भी वर्क हो, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे हो बी इट मतलब चाहे हो, या कोई किताब, कोई ड्रामा या कोई फिल्म, कह रहा है कोई भी ऐसा वर्क जो है वो प्रोस्क्राइब किया जा सकता है, उस पर बैन लगाया जा सकता है। प्रोस्क्राइब करना, किसी चीज़ पे बैन लगाना। और कब? इस थ्रेट की वजह से, इस चुनौती की वजह से या धमकी की वजह से जो है पब्लिक प्रोटेस्ट की और संभावित तौर पे होने वाली हिंसा की। कह रहा है जी ये पोजीशन कि कोई भी काम जो है जिस पे आप बैन लगाएं पब्लिक वायलेंस के डर से, कह रहा है ये पोजीशन को ही रिबफ कर दिया गया है, इस पोजीशन को डिक्लाइन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक बड़े ही कई सारे लैंडमार्क वर्डिक्ट्स में, कई सारे बड़े बड़े फैसलों में। लैंडमार्क मतलब बहुत मजबूत कोई बड़ा फैसला होता है जिसको आप 50 साल तक याद रखते हैं, जैसे इंदिरा साहनी केस है ना, सायरा बानो केस है, कौन सा है वो। तो इस तरह के जो बड़े बड़े केसेस हैं, लैंडमार्क जस्टिस की वर्डिक्ट्स हैं, ऐसे वर्डिक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि डर के मारे कभी भी किसी मूवी को आप बैन नहीं करेंगे। पोजीशन की वर्ब है हैज़ बीन रिबफ करना, डिक्लाइन करना, रिजेक्ट करना किसी भी चीज़ को। अ वर्क इसकी फिल्म है, इसकी मूवी है इसकी वर्ब है मे बी प्रोस्क्राइब्ड। कोई भी वर्क जो है उसको प्रोस्क्राइब किया जा सकता है, बैन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये पोजीशन ही सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है ना, इसको डिक्लाइन कर रखा है। प्रोस्क्राइब वर्ड को देख लेना, किसी चीज़ के खिलाफ जो है बैन लगाना, किसी चीज़ को बंद करने की सलाह देना। प्रिस्क्राइब इसका बिल्कुल उल्टा है, इसमें ई लगा हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वकालत करना, किसी चीज़ को करने की सलाह देना। अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि चाय कॉफ़ी कम करो और एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज आपको प्रिस्क्राइब की गई है और चाय कॉफ़ी आपको प्रोस्क्राइब की गई है। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। चलिए अब इन वर्डिक्ट्स में क्या लिखा हुआ है देखो, इन्वर्टेड कोमा में कोट अनकोट के बीच में लिख के बता रहा है। कह रहा है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड। अभिव्यक्ति का अधिकार जो है उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसका गला नहीं दबाया जा सकता। और कैसे? ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट की वजह से, चुनौती की वजह से। और थ्रेट किसकी? ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड जो है प्रोसेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन की, धरने प्रदर्शन की, या फिर किसी प्रोसेशन की, किसी मोर्चे की, और या फिर थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, या फिर वायलेंस की थ्रेट्स हो। ये पूरी बात जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अभिव्यक्ति के अधिकार को आप दबा नहीं सकते हो। अगर आपको डर लग रहा हो कि इस अधिकार को ना दबाया तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन या वायलेंस हो जाएगी। कह रहा है ये काम जो है ना, ये बात जो है, द कोर्ट सेड इन इट्स 1989 जजमेंट। कोर्ट ने 1989 की जजमेंट में कही थी, आज से 35 साल पहले। और कब? इन एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम ऑन द फिल्म ओरे उरु ग्रामिथिले। कह रहा है ये कहा गया था इस केस में, और इस फिल्म पे केस था और फिल्म का नाम था ये। तो ये 35 साल पुरानी जजमेंट है, इसको आज भी हमें मानना चाहिए, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप समझते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने की आज़ादी। वर्ब है इसकी कैन नॉट बी सप्रेस्ड, सप्रेस करना, गला दबाना, घोंटना किसी चीज़ का, है ना। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से, इसको बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हैं। प्रोसेशन होती है कोई मोर्चा, लोग निकलते हैं ना सड़कों पे प्लेकार्ड लेकर के, हाथ में कुछ बैनर पोस्टर लेकर के, इसको बोलते हैं प्रोसेशन। कोर्ट की वर्ब है सेट। अब इस प्रोसेशन वर्ड को देख लेते हैं। देखिए पैरेड को बोलते हैं प्रोसेशन, परेड बोलते हैं आप हिंदी में, पैरेड बोलते हैं इंग्लिश में। और 3 टाइप की पैरेड्स और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कैवलकेड, मोटरकेड और कॉटेज। एक बार मैं आपको मौका देता हूँ, जिनको याद है बच्चों को डालो कमेंट्स में। कई बार करवा चुके हैं आपको, ऐसा नहीं है कुछ नया करवा रहे हैं आज। कैवलकेड होती है अ मार्च ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पे होने वाली कोई परेड। मोटरकेड होती है अ मार्च ऑन मोटर व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियों में या बाइक्स पे, है ना, मोटर व्हीकल्स पे। और कॉटेज क्या है? ये होती है अ फ्यूनरल मार्च, अंतिम शव यात्रा को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉटेज, ठीक है। तो ये तीनों वन वर्ड्स याद रखना, 3 ही करवा रहा हूँ, याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे हैं मैंने। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द एम्फोसिस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन दैट वन शुड एंडोर्स एनी फिल्म whose content is distasteful और obnoxious। कह रहा है जो एम्फोसिस है, जो हमारा जोर है अभिव्यक्ति के अधिकार पे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी इंसान को एंडोर्स करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कोई भी ऐसी फिल्म जिसका कंटेंट बिना स्वाद का है, गलत स्वाद का है, डिस्टेस्टफुल है, या फिर चिढ़ाने खिजाने वाला है, ऑब्नॉक्शियस है, या फिर
और कंटेन्स वाइल प्रोपोगंडा, या फिर फिल्म जो है कंटेन करती है बहुत ख़राब गंदे प्रोपोगंडा को, गलत इंफॉर्मेशन को। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी गंदी फिल्म को आप प्रमोट करने लगो, उसको रिलीज़ होने दो, लेकिन प्रमोट करने की, एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एम्फोसिस की वर्ब डज नॉट मीन वन मतलब कोई भी आदमी, शुड एंडोर्स मतलब एंडोर्स करना, प्रमोट करना। कंटेंट की वर्ब है इज, डिस्टेस्टफुल मतलब जो मुंह का स्वाद बिगाड़ दे, ऐसी चीज़ जिसको सुन के आपका मन खराब हो जाए। कंटेंट की दूसरी वर्ब है कंटेन्स, द मूवीज़ कंटेंट कंटेन्स वाइल प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा आप समझते हैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो आपके एजेंडा के हिसाब से चलती हो। वाइल मतलब खराब, ईविल। ऑब्नॉक्शियस आप देख चुके हैं, चिढ़ाने खिजाने वाला। ऑब्जेक्शनेबल या ऑफेंसिव हो जो। कह रहा जी एज फॉर द फिल्म नाउ अंडर द स्कैनर देर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइड। कह रहा जी अगर इस फिल्म की बात करें, एज फॉर द फिल्म जो अभी अंडर द स्कैनर है, जांच के दायरे में है, कह रहा है इस फिल्म में रीजंस बहुत सारे हैं, देयर इज़ रीज़न, वहाँ पे कुछ कारण आपको मिलेंगे इस बात को मानने के, बिलीव करने के कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इस फिल्म का वो जस्टिफाइड है, वो भी सही है। इस फिल्म को गलत ठहराया जा रहा है, इसकी रिलीज़ पे मांग जो है रोक लगाई जा रही है, ये क्रिटिसिज्म इस मूवी के लिए जस्टिफाइड ही है, ऐसा इस मूवी में दिखाया तो गया ही है। कह रहा है जी और हुआ कैसे ये, बिगिनिंग विद द ओवर्ड कम्युनल ओवरटोन्स इन इट्स टाइटल इटसेल्फ। कह रहा है और ये शुरू हो रहा है, बिगिन विद कर रहा है, सारा लॉजिक सारा रीज़न इस खुले तौर पे, ओवर्ड तौर पे, ओवर्ड यानी खुला हुआ, जो कम्युनल ओवरटोन्स हैं, जो सांप्रदायिक मैसेजिंग है, इसमें इनडायरेक्ट मैसेजिंग है इस फिल्म के टाइटल में ही खुद में। तो हमारे 12 से ही आपका शुरू हो जाता है इस फिल्म का क्रिटिसिज्म, टाइटल से ही आपने भड़काने वाला टाइटल रखा है, समाज में टेंशन पैदा हो, तो इस फिल्म के लिए जस्टिफाइड है इसका क्रिटिसिज्म। रीज़न यानी लॉजिक, वर्ब है इसकी इज़, क्रिटिसिज्म की वर्ब है इज़ जस्टिफाइड। ओवर्ट यानी खुला एकदम, कल करवाया था ना कोवर्ट ओवर्ट, कोवर्ट यानी छुपा हुआ, ओवर्ट यानी ओपन। ओवरटोन अंडरटोन इनडायरेक्ट मैसेजिंग को बोला जाता है। कह रहा है जी इट्स पोस्टर्स एंड सिनॉप्सिस सजेस्ट दैट द फिल्म ड्रॉज अपॉन सेक्टेरियल एलिगेशंस। फिल्म के जो पोस्टर हैं और जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस क्या होता है, एक ट्रेलर समझ लो आप, जो एब्स्ट्रैक्ट आते हैं ना, कुछ कुछ बीच में सीन आ गए, कुछ 2-4 डायलॉग आ गए। फिल्म के जो पोस्टर हैं और इनके जो ट्रेलर्स हैं ये ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ये फिल्म जो है ड्रॉ अपॉन करती है, ड्रॉ अपॉन करना, आधारित होना, सेक्टेरियन एलिगेशंस पे, सांप्रदायिक आरोपों पे। और आरोप क्या है, दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, कि मुस्लिम समुदाय जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है आबादी में बढ़त के लिए, पॉपुलेशन में ग्रोथ के लिए। एंड दैट इट्स मैन फोर्स वीमेन टू बेयर मोर चिल्ड्रन, और इस मुस्लिम कम्युनिटी के जो आदमी हैं फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं औरतों को कि वो बेयर करें, पैदा करें बहुत सारे बच्चे, मैनी चिल्ड्रन। और कैसे पैदा करें, इन अडर डिसरिगार्ड ऑफ देयर हेल्थ एंड वेलबींग, एक खुले तौर पे, सीधे तौर पे डिसरिगार्ड के साथ, डिसरिगार्ड करना यानी किसी चीज़ को रिगार्ड ना देना, मानने से मना कर देना, खुले तौर पे डिसरिगार्ड के साथ जो है उनकी हेल्थ का, स्वास्थ्य का और उनकी भलाई का। तो ये इसके पोस्टर और ट्रेलर से हमें पता लगता है कि इस मूवी में ऐसा बताया गया होगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन ही आबादी को बढ़ाती है, और मुस्लिम पॉपुलेशन के जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, अपनी औरतों को मजबूर करते हैं कि बच्चे पैदा करो और पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, चाहे आपकी हेल्थ और वेलबींग जो है वो दाम पे ही क्यों ना हो, है ना। पोस्टर्स एंड सिनॉप्सिस दोनों की वर्ब है सजेस्ट, फिल्म की वर्ब है ड्रॉ अपॉन, ड्रॉ अपॉन करना, आधारित होना। सेक्टेरियन यानी सांप्रदायिक, मुस्लिम कम्युनिटी की वर्ब है इस, और मैन जो है मुस्लिम कम्युनिटी के, इनकी वर्ब है फोर्स। अटर मतलब कंप्लीट, खुले तौर पे, और कंप्लीट फुल डिसरिगार्ड होता है औरतों की हेल्थ का। कह रहा है जी द फिल्म्स प्रोपोनेंट्स मे क्लेम इट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। कह रहा है फिल्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट मतलब जो फिल्म के समर्थक हैं, ओपोनेंट यानी विरोधी, प्रोपोनेंट मतलब समर्थक। फिल्म के जो समर्थक है वो ये दावा भी कर सकते हैं कि ये फिल्म जो है ये स्प्रेड करने को लेकर के है, अवेयरनेस को फैलाने को लेकर के है, समाज में अवेयरनेस, और किस चीज़ पे, ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी की ग्रोथ पे। एंड दैट वॉचिंग द फिल्म में डिस्पेल सच एन इम्प्रेशन, और जो फिल्म को वॉच करेगा, वॉच करने का जो काम है वो डिस्पेल कर देगा, हटा देगा ऐसे एक इम्प्रेशन को। तो फिल्म को जो देखते हैं लोग, जो देख चुके हैं या जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं ये तो अच्छी फिल्म है, मुस्लिम्स को गलत लाइट में नहीं दिखाया गया बल्कि समाज में अवेयरनेस को बढ़ाया गया है। और आप एक बार फिल्म देखो, ये सारा इंप्रेशन जो आपको पोस्टर वोस्टर से मिला है, ये सारा इंप्रेशन डिस्पेल हो जाएगा, आपके दिमाग से हट जाएगा। ठीक है। प्रोपोनेंट्स की वर्ब है मे क्लेम, वॉचिंग की वर्ब है मे डिस्पेल।
डिस्पेल करना, हटा देना, डिसिपेट, एलिमिनेट कर देना किसी चीज़ को। कह रहा है जी हाउ एवर इट कैन नॉट बी डिनाइड, कह रहा है लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता दैट वो ये कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग हैज़ मेड स्टीरियोटाइपिंग द मुस्लिम कम्युनिटी अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड। कि जो कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग है, कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न, आज के ज़माने की, हाल फिलहाल की, और फिल्म मेकिंग आप समझते हैं। कह रहा है आजकल की जो फिल्मों को बनाने की कला है या फिल्म मेकिंग का जो काम है, उसने कर दिया है स्टीरियोटाइप करना। स्टीरियोटाइप करना यानी घिसी पिटी बात में किसी चीज़ को लपेटना। ये सब लोग तो ऐसे होते हैं, हम सब लोग तो ऐसे हैं, स्टीरियोटाइप। तो इस काम ने कर दिया है जनरलाइज करना, स्टीरियोटाइप करना मुस्लिम कम्युनिटी को एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड, एक बहुत बड़ा ट्रेंड या रुझान बना दिया है। आजकल की सब फिल्मों में, ज़्यादातर फिल्मों में आपको मुस्लिम जो हैं स्टीरियोटाइप्ड मिलेंगे, उनको एक घिसी पिटी इमेज में बांधा हुआ दिखाया जाएगा। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट की वर्ब है कैन नॉट बी डिनाइड। कंटेम्प्रेरी मॉडर्न फिल्म मेकिंग की वर्ब है हैज़ मेड, इट हैज़ मेड इट अ ट्रेंड। स्टीरियोटाइप आप समझ चुके हैं, घिसी पिटी बात में डालना, जनरलाइज या कैटेगराइज करना। एनी फिल्म दैट गिव प्रोमिनेंस टू द क्लेम दैट द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैव मोर चिल्ड्रन मस्ट बी एम्ड एट पैंडरिंग टू कम्युनल सेक्शंस। कोई भी ऐसी फिल्म जो इस चीज़ को प्रोमिनेंस देती है, जो इस चीज़ को डोमिनेंस देती है, बढ़ावा देती है इस क्लेम को, इस दावे को, कि जो इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, एवरेज अगर निकाल ली जाए, है ना, और वो एवरेज बहुत सिग्निफिकेंट है, 2 के सामने 12 की एवरेज आ रही है। कह रहा है कोई भी ऐसी फिल्म जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाती है, भाई 2 का 2.5 होना, 3 होना, 3.5 होना, हर अपनी कम्युनिटी का अपना अपना खेल है ना, गाँवों में ज़्यादा होगी, शहरों में कम होगी। कह रहा है कोई फिल्म जो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये दावे को बढ़ावा देती है, वो ज़रूर ही एम्ड एट होती है, आधारित होती है तुष्टीकरण करने को कम्युनल सेक्शंस को, सामाजिक जो है सांप्रदायिक सेक्शंस को, एंड द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट दैट एनकरेजेस देम, और उस पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासी जो है सिस्टम को भी, सरकार को भी, जो एनकरेज करती है ऐसी बातों को, इन बातों को बढ़ावा देती है। तो ये फिल्में बनाई इसीलिए जाती हैं ताकि लोग इसको देखें, एक सेक्शन के लोग, और सरकार इनसे खुश हो जाए और इन फिल्मों को प्रमोट करे। एनी फिल्म, वर्ब है इसकी मस्ट बी एम्ड, दैट आया फिल्म के लिए, वर्ब है इसकी गिव्स प्रोमिनेंस यानी डोमिनेंस, है ना, प्रधानता, इस क्लेम को प्रधानता देना। मेंबर्स की वर्ब है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, बात हो रही है मुस्लिम्स की। पैंडर टू करना, केटर टू करना, तुष्टीकरण करना, शांत करना, है ना, सेटिस्फाई करना। कह रहा है इफ द कंट्री इज टू बी अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी देर इज नो नीड टू सप्रेस एनी पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा अगर कंट्री को होना है, इज टू M2R2 ये स्ट्रक्चर आपको करवाई हुई है, वही स्ट्रक्चर आज यूज़ हो रही है। कह रहा अगर कंट्री को इज टू होना है एक फ्री सोसाइटी और ओपन सोसाइटी, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है सप्रेस करने की, गला घोंटने की किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी भी फिल्म को, किसी भी किताब को। कंट्री की वर्ब है इज, नीड की वर्ब है इज। ठीक है। कह रहा जी एट द सेम टाइम इट मस्ट ऑल्सो डिवेलप द वेयरविदल टू काउंटर सेक्टेरियन प्रोपोगंडा। कह रहा है जी उसी वक्त, साथ ही साथ, एट द सेम टाइम इस समाज को डेवलप भी कर लेना चाहिए ऐसे संसाधन, ऐसे वेयरविदल, ऐसे रिसोर्सेज जो जवाब दे सकें सांप्रदायिक गलत बात को, सेक्टेरियन प्रोपोगंडा को। और काउंटर कैसे करें? विद फैक्ट्स विदाउट रिसोर्ट टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। फैक्ट्स के साथ में करें, तथ्यों के साथ में करें, और बिना रिसोर्ट के, बिना सहारा लिए, रिसोर्ट करना यानी सहारा लेना, बिना सहारा लिए असंवैधानिक जो है कामों का। कोई वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको स्ट्राइक नहीं करनी है, हड़ताल नहीं करनी है। फिल्म को आने दो, सबको देखने दो, और फिर फैक्ट्स रखो सबके सामने। भाई 2 के सामने 3.25 है, 12 नहीं है। 12 जो आप बता रहे हो, आप 3 × 4 करके बता रहे हो। ये प्रोपोगेंडा फैक्ट्स के साथ में ही हटाया जा सकता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, सबसे पहले उसको आपको रिगार्ड करना है। इट की वर्ब है मस्ट डेवलप वेयरविदल यानी रिसोर्सेज, काउंटर करना, जवाब देना, रिसोर्ट किसी चीज़ पे उतर आना, है ना, किसी चीज़ का सहारा लेना, गलत चीज़ का, ऐसा समझ लो। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ था। हो सकता है फिल्म को आप अच्छा मानते हो सकता है बुरा मानते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस तरीके से सोचना, लॉजिक के साथ में, अवेयरनेस के साथ में, एक सुलझे हुए पढ़े लिखे समझदार नागरिक की तरह, ये आपका फ़र्ज है ना। इन्फॉर्म चॉइस होनी चाहिए, आपको पूरी बात पता हो, हर चीज़ को आप समझते हो, और फिर आप अपनी धारणा बनाते हो, जो भी दिमाग में आप उसके हकदार हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्विज़ को। इसलिए इस आर्टिकल को मैंने लिया था, है ना। प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है जो इस आर्टिकल में प्रेजेंट की गई है फिल्म में बैन को लेकर के? क्या प्राइमरी आर्गुमेंट है?
ट्राई दो एक बार खुद से भाई, वीडियो को पॉज करो, मेरा मुंह मत देखो। इन चारों में से सही आंसर को निकालना है, मैं आपको करवा देता हूं, पहले खुद से ट्राई दो। देखो प्राइमरी आर्गुमेंट ये नहीं है कि बैन सही है या फिल्म को चला देना चाहिए बिना मॉडिफिकेशन के, या फिल्म पे बैन लगा देना चाहिए। प्राइमरी आर्गुमेंट ये है कि बैन लगा तो लगा कैसे। बैन जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, उन पे आपको खरा उतरना है, उसके बाद में कोई चीज़ दूसरी आएगी। तो बी आपका आंसर बनेगा फर्स्ट वाले में। सेकंड में पूछ रहा है जी कौन सा क्रिटिसिज्म फिल्म के ऊपर डाला गया है इस पैसेज के हिसाब से। इस मूवी में क्या गलत चीज़ें इस पैसेज में बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स को गलत तरीके से बताता है, इतिहास को गलत तरीके से बताने वाली मूवी है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे अवेयरनेस को स्प्रेड करने वाली मूवी है। मुस्लिम कम्युनिटी को इनडायरेक्ट मैसेजिंग के साथ घिसी पिटी बातों में लपेटने वाली मूवी है। या ये कोई मीनिंगफुल कंटेंट नहीं देती है व्यूअर्स को, बिना काम की मूवी है। ऑफ कोर्स सी आंसर होगा। मूवी में एक ही क्रिटिसिज्म है कि मुस्लिम स्टीरियोटाइपिंग करके व्यूज़ को बटोरने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, हमारे 3 लिखते, हमारे 3.5 लिखते तो फिर ये मूवी फैक्ट वाली एक डॉक्यूमेंट्री हो जाती। ये जो 3x4 12 किया ना, उसकी वजह से मूवी का क्रिटिसिज्म हो रहा है। स्टीरियोटाइप करना, मीनिंग आपको बताया हुआ है इस वर्ड का, फिर से लिखना आपको। किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल या मिसाल को क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये वर्ड भी आपको पता है। ओवरटोन, अंडरटोन याद होगा, मीनिंग पूछा है 1 वर्ड का आपसे। किसी काम को करने के जो संसाधन हैं, वो वेयर से शुरू होने वाला वर्ड था ना, याद होगा, कहाँ से और कैसे, वो वेयर वाला वर्ड 1 वर्ड आपको बताना है। कॉटेज पूछा है आपसे, एक किस तरह की मार्च होती है कॉटेज, 1 वर्ड आपको बताना है। सिंपल सारे वोकैब के क्वेश्चंस अब सिंपल हो गए, आपने सीख लिया सब। चलिए लास्ट में मिलेंगी 3 आपको एरर्स। पहली मिलेगी और नाम के वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस फ्रेज के आसपास, और तीसरी मिलेगी आपको इस नो वेयर नाम के वर्ड की वजह से। ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है, वीडियो के नीचे चेक करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की। जो बच्चे पूरी देखते हैं PD लिख दिया करो, सर पूरी देखी PD, और सब कुछ समझ में आया हो, थीम अच्छी लगी हो क्लास की, तो आई लिख दिया करो, PD आए सर इंटरेस्टिंग लगी। आपके फीडबैक से ही मैं ऐसी क्लासेस को लाने का समझ में आता है मुझे, है ना, आपको कैसी क्लासेस अच्छी लगती हैं। फीडबैक देने का, वोट देने का तरीका है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सभी के लिए। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।